गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी में। स्टूडेंट्स, कल जो वीडियो अपलोड की थी अपन ने एमपीजीएस की, है ना, उस वीडियो में अपन लोगों ने मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी को समझा था और उसे पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में नॉर्मल क्या क्या चीज़ें हैं। स्थिति पढ़ी थी, है ना, जनसंख्या पढ़ी थी, जनघनत्व पढ़ा था, लिंग अनुपात पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे चलें तो मध्य प्रदेश में इस समय पुलिस परीक्षा का दौर चल रहा है ना। पुलिस परीक्षा 2020 के लिए आवेदन पत्र व्यापम द्वारा मंगवाए गए हैं, है ना, और आगामी आने वाले दिनों में पुलिस की परीक्षा आयोजित होगी। ठीक, और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप सभी लोग इस समय पुलिस परीक्षा को टारगेट कर रहे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे, है ना। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्पेशली मैं एमपीजीएस लेकर आया हूँ, है ना। और ये भी गारंटी करता हूँ कि अगर आप यूनिक एकेडमी के एमपीजीएस के वीडियो पढ़ेंगे तो आपको अन्य कहीं से कोई भी मटेरियल देखने की और सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जितना भी जीएस पुलिस के एग्जाम में रहेगा वो इन्हीं वीडियो से कवर हो जाएगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपके लिए। ठीक है, एमपीजीएस अपन ने सामान्य जानकारी साझा की, है ना। अब अपन एमपीजीएस के मुख्य भाग में प्रवेश कर रहे हैं। तो एमपीजीएस को मुख्यतः 4 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति या प्रशासनिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थशास्त्र या आर्थिक व्यवस्था या योजनाएं, है ना। और एक चैप्टर और जोड़ेंगे जिसे हम नाम देंगे मध्य प्रदेश में विविध। और विविध में क्या करेंगे, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा मुख्यालय कहाँ है, ये सारी चीज़ें विविध में आ जाएंगी। ठीक है, ज़्यादातर जो कोचिंग संस्थान यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं वो उठाते हैं विविध से, सरल चीज़ें उठाते हैं, है ना, कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, ये सारी चीज़ें उठाते हैं, है ना। तो विविध से उठाते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन स्टूडेंट्स, विविध तो एक ऐसा पार्ट होता है जीएस का जिसे हम बिना समझे भी खुद से पढ़ सकते हैं। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसमें क्या समझाना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है अपने चैनल में, मैंने एमपीजीएस के एक टफ और बड़े भाग को उठाया है जिसे नाम दिया है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब किसी भी क्षेत्र का हम भूगोल पढ़ते हैं, किसी भी क्षेत्र का या किसी भी राज्य का या किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र विशेष का जब भूगोल पढ़ा जाता है तो सबसे पहले हम 2 चीज़ें देखते हैं, उस क्षेत्र की भौतिक संरचना या भौगोलिक संरचना और भौगोलिक स्वरूप। इन दोनों में अंतर है, संरचना में और स्वरूप में, है ना। ज़्यादातर यूट्यूब चैनल आपको एक ही करके पढ़ा देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। देखिएगा, संरचना का मतलब है बनना, जो बन रहा है ना, और स्वरूप का मतलब है दिखाई देना। जैसे आप घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो पहले आलू लेंगे, टमाटर लेंगे, प्याज लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे, है ना। सारी चीज़ों को मिलकर तलेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। तो जो आप सारी चीज़ें लेकर तलते हैं, बनाते हैं, वो संरचना है। लेकिन जब बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो वो उसका क्या दिखाई देता है, स्वरूप। तो संरचना हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें स्वरूप क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, तो जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ये मेरा स्वरूप है। लेकिन संरचना की बात करूँ तो मेरे अंदर हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ये सारी चीज़ें हैं, ये संरचना है। क्लियर? तो हम मध्य प्रदेश की 2 चीजें क्लियर करेंगे, एक संरचना और एक स्वरूप। ध्यान रखिएगा, संरचना निर्माण की प्रक्रिया है और स्वरूप निर्माण होने के बाद की प्रक्रिया है। ध्यान से समझिएगा, जब किसी क्षेत्र का निर्माण चल रहा होता है तो वो संरचना होती है, और जब वो बनकर तैयार हो जाता है, हमें दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, स्वरूप होता है। तो हमें मध्य प्रदेश की संरचना और मध्य प्रदेश के स्वरूप पर डिस्कस करना है। ठीक, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, है ना, ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारा मध्य प्रदेश है वो चारों ओर से स्थलों से घिरा हुआ है, क्योंकि अपन नाम क्या देते हैं, भू अवेष्टित। कल की वीडियो मैंने पढ़ाया था, है ना। और भू अवेष्टित में मैंने कहा था कि यह भारत का एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो जब समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करेगी तो निश्चित सी बात है चारों तरफ से किससे घिरा हुआ, स्थल से। और कैसे घिरा है, उत्तर प्रदेश स्थल से जुड़ता है, छत्तीसगढ़ स्थल से जुड़ रहा, महाराष्ट्र स्थल से जुड़ रहा, गुजरात स्थल से जुड़ रहा और राजस्थान स्थल से जुड़ रहा, है ना। तो ये भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो चारों ओर से स्थल से जुड़ा है। इसकी सीमा ना तो किसी विदेशी देश को स्पर्श करती है, ना किसी समुद्र को स्पर्श करती है, इसलिए भू अवेष्टित राज्य है। और साथ ही, है ना, ये साथ ही अगर देखें तो ये देश के मध्य भाग में स्थित है, सेंट्रल में स्थित है, हृदय में स्थित है, इसलिए इसे नाम क्या दिया जाता है, हृदय प्रदेश। क्लियर? संपूर्ण पृथ्वी का जब हम भौगोलिक अध्ययन करते हैं, एक चीज और समझिएगा, है ना, जब हम पूरी पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन करते हैं, है ना,
तो एक चीज बड़ी स्पष्ट निकल कर सामने आती है कि संपूर्ण पृथ्वी में अनेक असमानताएं हैं, है ना। जैसे हम कहें कि जब सौरमंडल पढ़ा जाता है भूगोल में, है ना, तो वहां पर हमें 8 ग्रह पढ़ाए जाते हैं। 8 ग्रहों में से एक ग्रह पढ़ाया जाता है पृथ्वी। कितना बढ़िया प्यारा प्यारा सा गोल गोल सा दिखता है ना। तो जब एक ग्रह है तो लगभग एक जैसा होना चाहिए उसे। अगर पर्वत है तो पर्वत ही रहे, मैदान है तो मैदान ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। संपूर्ण पृथ्वी के भौगोलिक अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है आज कि पृथ्वी में भी असमानताएं हैं। पृथ्वी कहीं ऊपर की ओर उठ गई है तो पर्वत और पठार का निर्माण करती है ना। कहीं समतल हो गई है तो मैदानों का निर्माण करती है ना। कहीं धरातल की ओर झुक गई है तो खड्डे या खाड़ी का निर्माण करती है। क्लियर। तो संपूर्ण धरातल में प्रादेशिक असमानताएं फैली हुई हैं और प्रादेशिक असमानता की जो प्रदेशीकरण की अवधारणा है ये इस तथ्य की पक्षधर हो जाती है कि अगर पृथ्वी अथवा उसके बड़े भूभाग का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो जरूरी है कि उस भाग का आप भौगोलिक विभाजन करें, क्योंकि बिना भौगोलिक विभाजन के आप पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी में प्रादेशिक असमानताएं हैं। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के उत्तर में पर्वत हैं, है ना, मध्य में मैदान है और दक्षिण भारत में पठार हैं। तीनों अलग अलग संरचनाएं हैं। ठीक, पर्वत जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है, मैदान जो समतल होते हैं, पठार जो 1000 मीटर से कम ऊंचे होते हैं। क्लियर। तो धरातल की भौगोलिक संरचना की अगर हम बात करें तो धरातल में भौगोलिक संरचना में भी प्रादेशिक असमानताएं हैं। तो जब किसी क्षेत्र विशेष का भूगोल आपको पढ़ना है तो आपके लिए नितांत आवश्यक है, अत्यधिक आवश्यक है कि आप उस क्षेत्र के भौगोलिक विभाजन को पहले समझें। जब आप भौगोलिक विभाजन को समझेंगे तभी आप उस क्षेत्र के भूगोल यानी उस क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र की ऋतुएं, उस क्षेत्र के तापमान और उस क्षेत्र की मिट्टी का अध्ययन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने भौगोलिक विभाजन नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट जलवायु पढ़ने लगे, डायरेक्ट मिट्टियां पढ़ने लगे, तो आपने सही नहीं किया है। आप उस क्षेत्र के भूगोल को कभी नहीं समझ सकते हैं। क्लियर। क्योंकि विश्व स्तर पर एक तथ्य निश्चित हो चुका है कि अगर आपको धरातल का अध्ययन करना है तो चूंकि धरातल में पृथ्वी में प्रादेशिक असमानताएं हैं, अलग अलग हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं मैदान है ना, कहीं ऊंची हो जाती है पृथ्वी, कहीं नीची हो जाती है ना। तो जो ये समानताएं हैं, जब हम इन समस्त समानताओं को भौतिक विभाजन करके अलग अलग नाम देके पढ़ेंगे तो उस क्षेत्र के भूगोल को समझ पाना हमारे लिए क्या हो जाता है, अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्लियर। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर मध्य प्रदेश का भूगोल आपको पढ़ना है तो आपको पहले भारत का भौतिक विभाजन करना पड़ेगा, है ना। और भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 में। पहला उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र यानी उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर वाला। दूसरा मध्य का विशाल मैदान, है ना, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तीसरा दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार और चौथा समुद्र तट एवं द्वीप। क्लियर। ठीक, 4 हुए। 4 में से जो तीसरा है जिसे हम नाम देते हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, है ना, तो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी और मध्य भाग है वो मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, भारत के 4 भौतिक विभाजन है। उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तट और द्वीप। क्लियर। तो तट और द्वीप छोड़ दो, मैदान छोड़ दो, पर्वत छोड़ दो, प्रायद्वीपीय पठार ले लो, है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, ध्यान दीजिएगा, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ये है ना, जो गुजरात से प्रारंभ होकर कहां तक जाएगा? बंगाल तक। ये संरचना है प्रायद्वीप की। क्लियर। ठीक, ये पूरी की पूरी संरचना हम देखें तो त्रिभुज के आकार की है। और प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है? जो 3 ओर से जल और 1 ओर से स्थल से घिरे वो प्रायद्वीप है। तो यहाँ पर अरब सागर जल 1 ओर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी जल 2, यहाँ पर हिंद महासागर 3 ओर से जल और यहाँ पर स्थल, है ना। तो प्रायद्वीप की परिभाषा होती है 3 ओर से जल और 1 ओर से स्थल से घिरने वाली संरचना क्या कहलाती है? प्रायद्वीप। और जो इस प्रायद्वीप है भारत का, इस प्रायद्वीप का अभिन्न अंग है आपका मध्य प्रदेश, है ना। लेकिन प्रायद्वीप के किस दिशा में, ये भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग मध्य प्रदेश है? उत्तर मध्य, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, पूर्व मध्य, है ना, या पूर्व उत्तर। तो आपको क्या याद रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर और मध्य का भाग है ना, ये उत्तर और मध्य का भाग किसके अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। क्लियर। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना हम भारत की भौगोलिक संरचना से उठाते हैं और भारत के जो दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, इस दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर और मध्य भाग क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश। क्लियर। सीमाएं देख लीजिए भौतिक रूप से, है ना।
अगर मध्यदेश को देखें तो मध्यदेश की उत्तर की सीमा निर्धारित करती है, ध्यान देना, मध्यदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है चंबल नदी, ठीक है, जो इंदौर से निकलेगी, और मध्यप्रदेश की उत्तरी सीमा को निर्धारित करते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिल जाएगी, है ना। मध्यप्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है ताप्ती, या दूसरा नाम दे गोदावरी नदी, ठीक है, ये दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। मध्यप्रदेश की पूर्वी सीमा निर्धारित करेगा छत्तीसगढ़ का मैदान, मध्यप्रदेश की पूर्वी सीमा में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान करेगा। और मध्यप्रदेश की जो पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है वो निर्धारित होती है राजस्थान के अरावली पर्वत से, क्लियर। तो मध्यप्रदेश दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर एवं मध्य में स्थित है ना। इसकी उत्तरी सीमा चंबल नदी, पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिणी सीमा ताप्ती या गोदावरी नदी, और पश्चिमी सीमा अरावली निर्धारित करता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं संरचना पर, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर किसी क्षेत्र का आपको भूगोल समझना है तो आपको उस क्षेत्र की दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक भौतिक संरचना, है ना, और एक भौतिक स्वरूप, दोनों अलग अलग है ना। निर्माण होने की प्रक्रिया संरचना है और बनने के बाद जो दिखता है वो स्वरूप है। यानी आप घर में जब कोई भी काम करते हैं, घर बनवाते हैं, मकान का जब निर्माण शुरू करवाते हैं तो नींव से लेकर लेंटर छत डलने तक, पुताई होने तक जो प्रक्रिया चल रही है वो संरचना है। और जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है ना, जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए और आप उसका उद्घाटन करके जब रहने जाते हैं तो वो उसका क्या होता है, स्वरूप होता है। यानी घर में खाना बनाने की प्रोसेस संरचना है, और खाना बनकर तैयार होकर जब डाइनिंग टेबल पर लगा दिया जाता है तो वो उसका क्या है, स्वरूप है ना। तो पहले पढ़ेंगे संरचना और फिर पढ़ेंगे स्वरूप को, है ना। तो मध्यप्रदेश की संरचना को अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए, मैं एक चीज समझा चुका हूं आपको कि मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मैं समझा चुका हूं और वहीं से उठा रहा हूं मीटर को, है ना। अगर भूवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है ना। जब सबसे प्राचीन गोंडवाना लैंड जो है उसका भूभाग अगर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक की भौतिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा, संरचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं संरचना की और स्वरूप की, है ना। तो क्लियर हुआ। एक चीज ये याद रखना, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, कि मध्य प्रदेश किस लैंड का हिस्सा रहेगा, तो मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहेगा, है ना। और जब प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहेगा तो यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक की, है ना, सभी प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं, क्लियर। तो संरचना के अकॉर्डिंग अगर देखें तो संरचना के अकॉर्डिंग भी मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है ना। और स्वरूप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्वरूप के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश को 7 पहले बांटा जाएगा 3 भागों में, फिर 3 से टोटल कितने बन जाएंगे, 7 भाग, क्लियर। तो पहले हमें संरचना पढ़नी है, बाद में स्वरूप पढ़ना है। क्यों संरचना क्यों पढ़नी है? क्योंकि किसी भी चीज के बनने की प्रक्रिया संरचना होती है, और जब बनकर तैयार हो जाता है तो क्या कहलाता है, स्वरूप, है ना। तो मध्य प्रदेश का हम डायरेक्ट स्वरूप नहीं पढ़ सकते हैं, पहले हम क्या पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे, है ना। तो संरचना के अकॉर्डिंग अगर देखें तो संरचना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में 5 युगों की चट्टानें पाई जाती हैं, 5 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें से पहले को अपन नाम देते हैं आद्य महाकल्प, ध्यान रखिएगा, आद्य महाकल्प, या इसी को दूसरा नाम देते हैं आर्कियन युग, ठीक। मध्य प्रदेश में आर्कियन युग या आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं इसकी संरचना में। अब थोड़ा सा विश्व भूगोल से उठा रहा हूं, समझना। जब हम विश्व भूगोल में चट्टानें पढ़ते हैं, है ना, तो हमें 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ाई जाती हैं। पहली चट्टान को हम नाम देते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक। दूसरी को हम नाम देते हैं अवसादी चट्टान, है ना, और तीसरी को हम नाम देते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, ठीक। याद रखिएगा, इस धरातल की अगर पहली चट्टान है कोई तो वो कौन सी है, आग्नेय, धरातल की पहली चट्टान है ना। आग्नेय चट्टान अत्यधिक कठोर होती है, ठीक है, इसमें रवे नहीं होते यानी दाने नहीं होते, और इसका जो निर्माण होता है आग्नेय का वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा और मैग्मा से होता है, क्लियर, ठीक। पहली चट्टान धरातल की, ठीक।
जब आग्नेय चट्टान का क्षरण होगा, अपरदन होगा, घिसाव होगा, तो उससे जो चट्टान बनती है वो कौन सी होती है? अवसादी चट्टान। ये कठोर नहीं होती है, इसमें जीवाश्म तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्म के तत्व रहेंगे, इसमें जीवाश्म के नहीं रहेंगे, और इसके जीवाश्म, इस अवसादी में जीवाश्म के तत्व रहेंगे। ठीक, रूपांतरित की अगर हम बात करें तो जब आग्नेय तथा अवसादी चट्टानें अपना रूप बदल देती हैं, ताप दाब, घनत्व, आयतन आदि के कारण, किसी भी परिस्थिति के कारण जब रूप बदलती हैं तो कौन सी चट्टान बनती है? कायांतरित। ये हुआ विश्व स्तर पर। क्लियर कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, है ना। इस धरातल की पहली चट्टान आग्नेय है जो कठोर होती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। दूसरी चट्टान अवसादी है जो कठोर नहीं है, जीवाश्म पाए जाते हैं। तीसरी, जब आग्नेय तथा अवसादी अपना रूप बदलती हैं तो कौन सी चट्टान बनती है? कायांतरित या रूपांतरित। ठीक, अब अपन आते हैं मध्य देश में। मध्य देश गोंडवाना लैंड का भाग है ना, और इस लैंड में के कारण मध्य देश की भौतिक संरचना को चट्टानों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला भाग आर्कियन महाकल्प या आद्य महाकल्प, आर्कियन युग या आद्य महाकल्प। ठीक, ये पहली चट्टान है हमारे प्रदेश की। जिस प्रकार आग्नेय चट्टान कठोर होती है ना, तो आग्नेय चट्टान से ही बना है आर्कियन युग या आद्य महाकल्प की चट्टानें। तो ये भी कैसी होंगी? कठोर होंगी। ठीक, इनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ठीक, इनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, तथा जैसे हम आग्नेय को धरातल की प्रारंभिक चट्टान कहते हैं तो इसे भी हम क्या नाम देंगे? ये भी क्या है? प्रारंभिक चट्टान है। ठीक है, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस युग की चट्टानें मध्य देश के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो याद रखना, आद्य महाकल्प की जो चट्टानें हैं वो मध्य देश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। और एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि आद्य महाकल्प की चट्टानें मध्य देश के किस क्षेत्र में है? तो बुंदेलखंड में। बस इतना सा याद रखना है ना। मध्य देश की भौतिक संरचना का जो पहला चट्टानी रूप है वो है आद्य महाकल्प या आर्कियन युग। विशेषता क्या है? ये चट्टानें कठोर होती हैं, जीवाश्म तत्वों का अभाव होता है, इन्हें प्रारंभिक चट्टान कहते हैं, और ये मध्य देश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्लियर? जो दूसरा है ना, दूसरी चट्टान जो मध्य प्रदेश में है उसे हम नाम देते हैं धारवाड़ समूह। याद रखिएगा, धारवाड़ समूह, ये दूसरा है। ठीक है, धारवाड़ समूह की चट्टानें। ठीक, अगर हम धारवाड़ समूह की चट्टानों के विस्तार की बात करें कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में रहेंगी, है ना, तो धारवाड़ समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के मुख्यतः जबलपुर, ठीक, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा, इन 3 जगहों पर पाई जाती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में, है ना, जो चट्टानी संरचना देखने को मिली है वो चट्टानी संरचना किस समूह की है? धारवाड़ समूह की, है ना। और धारवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं वो जबलपुर में अगर हम देखें तो जबलपुर में चूने पत्थर के रूप में पाई जाती हैं। और चूना पत्थर, ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर, मैं आपको क्लियर कर दूं, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। ध्यान रखना, अवसादी चट्टान है। ठीक है, और जो धारवाड़ समूह की चट्टान जो जबलपुर में है, जबलपुर में किस रूप में पाई जा रही है? चूने पत्थर के रूप में। और चूना पत्थर कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान। क्लियर? लेकिन अगर हम देखें, है ना, तो जबलपुर में रूपांतरित चट्टान भी पाई जाती है, जिसे हम नाम देते हैं संगमरमर, क्योंकि जो संगमरमर है वो रूपांतरित चट्टान है ना। और जबलपुर की भौतिक संरचना किससे निर्मित है? अवसादी चट्टान, चूने पत्थर से, है ना। और मैंने अभी कहा कि आग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टान जब किसी कारण से अपना रूप बदलती हैं तो रूपांतरित चट्टान बनती है। और यही कारण है कि जबलपुर में अवसादी और रूपांतरित दोनों चट्टानें पाई जाती हैं। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा का जो क्षेत्र है वो धारवाड़ समूह के अंतर्गत आता है। और धारवाड़ समूह में अधिकतर चूने पत्थर के रूप में चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर? जो तीसरा विभाजन है मध्य प्रदेश का चट्टानों के आधार पर, उसे हम नाम देते हैं कोडप्पा शैल समूह। कोडप्पा शैल समूह। ठीक, इसे याद रखना, इससे क्वेश्चन 100% बनता है कोडप्पा शैल समूह से, है ना। जो कोडप्पा शैल समूह है ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यतः 2-3 क्षेत्रों में पाया जाता है। एक रहेगा पन्ना, एक रहेगा बिजावर का क्षेत्र यानी छतरपुर, और एक रहेगा ग्वालियर का क्षेत्र, है ना। तो मध्य प्रदेश के पन्ना, बिजावर और ग्वालियर का जो संरचना है ना, वो कोडप्पा शैल समूह से निर्मित है ना। और कोडप्पा शैल समूह को अगर हम देखें तो इन तीनों जिलों में, है ना, जो कोडप्पा शैल है वो 2 रूपों में पाई जाती है। एक है जैस्पर और एक है हार्ट
स्टोन, ध्यान रखना, ये पत्थर के नाम है, जैस्पर और हार्ट स्टोन। लेकिन यहां से क्वेश्चन है जैस्पर और हार्ट स्टोन से नहीं बनता है, क्वेश्चन आता है कि जो मध्य प्रदेश का हीरा है वो किस सेल समूह से पाया जाता है, आर्द्र महाकल्प से, धारवाड़ सेल समूह से, कोडप्पा सेल समूह से, या विंध्यन सेल समूह से। तो हमारा आंसर होता है कि मध्य प्रदेश को जो मिलने वाला हीरा है वो कौन सी सेल संरचना से प्राप्त होता है, कोडप्पा सेल समूह की बिजावर सीरीज संरचना से प्राप्त होता है। जो कोडप्पा सेल समूह की बिजावर सीरीज संरचना है उससे हमें हीरा नामक बहुमूल्य खनिज तत्व प्राप्त होता है। ठीक, तो कोडप्पा सेल समूह, पन्ना, बिजावर, ग्वालियर, और यहां से जो हमें खनिज तत्व प्राप्त होता है वो कौन सा है, हीरा। क्लियर। अब अपन अगर तीसरे चौथे की बात करें कि मध्य प्रदेश का चौथी सेल संरचना कौन सी है, तो जो हमारी चौथी सेल संरचना है उसे हम नाम देते हैं विंध्यन सेल समूह। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला का, ठीक, विंध्यन सेल समूह, ये चौथी संरचना है। ठीक, विंध्यन सेल समूह संरचना को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक को नाम देते हैं लोअर विंध्यन सेल समूह और एक को नाम देते हैं अपर विंध्यन सेल समूह। ठीक है, जो लोअर विंध्यन सेल समूह है, लोअर विंध्यन सेल समूह की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती हैं सोन नदी घाटी के क्षेत्र में। जो सोन नदी घाटी का जो उद्गम क्षेत्र है या उसका जो बहाव क्षेत्र है, उस सोन नदी घाटी के उद्गम क्षेत्र में कौन सी चट्टानी संरचना है, विंध्यन सेल समूह की, है ना, और वो भी कौन सी, लोअर विंध्यन सेल समूह की। लेकिन जो अपर विंध्यन सेल समूह की संरचना है वो पाई जाती है कैमूर तथा भंडेर पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में। ठीक, कैमूर तथा भंडेर पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र है वो किससे बना है, अपर विंध्यन सेल समूह से, और जो सोन नदी घाटी का क्षेत्र है वो किससे बना है, लोअर विंध्यन सेल समूह से। ये चौथा है। ठीक, तो विंध्यन सेल समूह जो है चौथी संरचना, उसके दो भाग हैं, लोअर और अपर। लोअर रहेगा सोन नदी घाटी क्षेत्र में और अपर रहेगा कैमूर और भंडेर में। क्लियर। जो पांचवा विभाजन है हमारा उसे देखेगा, पांचवें विभाजन को हम नाम देते हैं गोंडवाना सेल समूह। ठीक, गोंडवाना सेल समूह। संपूर्ण मध्य प्रदेश का जब बात आती है तो यही नाम दिया जाता है कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, लेकिन एक विभाजन भी है गोंडवाना सेल समूह। मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा पर्वतमाला का क्षेत्र है, ठीक है, और जो बघेलखंड यानी रीवा, पन्ना, सतना का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अगर हम देखें तो ये किससे निर्मित है, गोंडवाना सेल समूह से, है ना। यानी सतपुड़ा पर्वतमाला का क्षेत्र और बघेलखंड का जो क्षेत्र है वो गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है। और गोंडवाना सेल समूह को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक को नाम देते हैं लोअर गोंडवाना सेल समूह, है ना, याद रखिएगा। एक को नाम देते हैं मध्य गोंडवाना सेल समूह और एक को नाम देते हैं अपर गोंडवाना सेल समूह। ठीक, अगर लोअर गोंडवाना सेल समूह की बात करें, है ना, तो जो लोअर गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें हैं वो सतपुड़ा क्षेत्र में फैली हुई हैं, है ना। जो लोअर गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें हैं इस सतपुड़ा पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के दो बड़े कोयला क्षेत्र हैं जिनमें से एक का नाम है मोहपानी, ध्यान रखना, मोहपानी, और दूसरे का नाम है पंच घाटी। तो मध्य प्रदेश का मोहपानी और जो पंच घाटी कोयला क्षेत्र है वो लोअर गोंडवाना सेल समूह में स्थित है। ठीक, मध्य गोंडवाना सेल समूह की अगर तो देखना, एक चीज और समझना, अगर लोअर गोंडवाना सेल समूह में कोयला क्षेत्र हैं तो इसका मतलब है लोअर गोंडवाना सेल समूह की चट्टानों में कोयले की चट्टानें हैं। ठीक, जब हम मध्य गोंडवाना क्षेत्र में आते हैं तो मध्य गोंडवाना की ये चट्टानें हैं ये प्राप्त होती हैं पेंच घाटी और देवना क्षेत्र से, है ना। और यहाँ पर कोयला नहीं है, यहाँ पर जो पत्थर है वो बलुआ पत्थर है, यानी कोयला पत्थर ना होकर कैसा है, बलुआ पत्थर है। ठीक, अपर गोंडवाना समूह की अगर बात करें तो अपर गोंडवाना सेल समूह मुख्यतः विस्तृत है बघेलखंड में। ठीक, बघेलखंड के क्षेत्र में है ना, और यहाँ पर कोयला पत्थर और चूना पत्थर दोनों प्राप्त होते हैं, है ना। यहाँ से कोयला भी निकलता है और चूना भी निकलता है। ठीक, अब इसे फिर से समझिएगा एक लिए। जो गोंडवाना सेल समूह है ये मुख्यतः विस्तृत है सतपुड़ा और बघेलखंड में। इसके तीन भाग हैं, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना। लोअर गोंडवाना क्षेत्र है सतपुड़ा में, कोयला पत्थर है क्योंकि मध्य प्रदेश का मोहपानी और पंचघाटी कोयला क्षेत्र यहाँ स्थित है। जो मध्य गोंडवाना है वो पेंच घाटी और देवना में है, इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक, जो अपर गोंडवाना है ये बघेलखंड के क्षेत्र में है, इसमें कोयला पत्थर और चूना पत्थर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी मध्य प्रदेश की संरचना। समझिएगा, मध्य प्रदेश की संरचना 5 प्रकार की चट्टानों से हुई है। पहला आद्य महाकल्प, दूसरा धारवाड़ समूह, तीसरा कोडप्पा सेल, चौथा विंध्यन सेल समूह और पांचवा गोंडवाना सेल समूह। ठीक,
कल के वीडियो में आज हमने संरचना कर दी, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का स्वरूप, और स्वरूप में इसके किसके कितने भाग बनाएंगे, 7 भाग, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में अपन मध्य प्रदेश के स्वरूप पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।